बस एक कदम और संपूर्ण ग्राम विकास की ओर। निरामय बहुउद्देशीय सेवा संस्था की ये सोच आज एक क्रांति का रूप ले चुकी है। गांव में 1996 में मैं पहली बार जब भी गई तो काफ़ी महिलाओं ने मुझे पूछा था कि मरने की दवाई दो। उसका कारण अभी भी मैं पूरा नहीं जान चुकी हूँ, क्योंकि किसी महिला को जीने की इच्छा क्यों नहीं है, इसकी खोज अभी भी जारी है। वो सफ़र में पहले तो शारीरिक अस्वास्थ्य के बारे में पता चला, उसके बाद में पता चला कि गाँव में महिला को कौन सा स्थान दिया जाता है। गांव का अगर विकास हम देखते हैं तो सिर्फ स्वास्थ्य से नहीं चलेगा, ये मुझे ऐसा लगता था। उसमें बाकी भी विषय चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन और संस्कार। और फिर इसलिए हमने निरामे की शुरुआत की कुछ मित्रों के साथ में। व्यसन का प्रमाण बच्चों में बहुत ज़्यादा था, मतलब कोई अवेयरनेस ही नहीं। पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा के बच्चों में भी व्यसन का प्रमाण था। और स्कूल्स में हमने जब काम किया, स्कूल्स में जाना शुरुआत की, तो प्रेजेंटेशंस, अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों को बताया कि व्यसन से किस तरह दुष्परिणाम होते हैं। और जब हमने पूछा कि आप लोग को ये व्यसन है क्या, तो उन बच्चों ने हाथ खड़ा करके बताया कि हाँ, हम लोग भी खाते हैं। लेकिन उसके पहले तो उन्होंने ये बताया कि हमारे घर के ही हमारे माता पिता में भेजते हैं। और फिर शिक्षकों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोग बताते हैं लेकिन उतना ज़्यादा असर नहीं होता, क्योंकि सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक बच्चे हमारे साथ रहते हैं और शाम को 8 बजे के बाद में। लेकिन जो 5 से 7-8 बजे का जो टाइम है, बच्चे खेलते रहते हैं और उस चक्कर में अलग अलग खराब आदतें लगना। तो हमने तय किया कि बच्चों को इसी समय में कुछ अच्छा संस्कार मिले, अच्छा खेलकूद मिले, जिससे उनका माइंड डाइवर्ट हो, वो हमारे पास में आए। फिर हमने खेल खेल के माध्यम से बच्चों को एकत्र करना शुरू किया और उसके माध्यम से उनको हमने बताया कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो हमने पालकों की भी कई सभाएं ली, शिक्षकों को भी ली, और उसमें ये निष्कर्ष निकाला कि शाम को बच्चों को 1 घंटा में थोड़ा देर खिलाना और थोड़ा देर अभ्यास वर्ग बच्चों के माध्यम से क्यों ना गाँव तक बात पहुँचाई जाए। तो फिर हमने बच्चों को ही तैयार किया। तो बच्चों को हमने पथनाट्य के द्वारा, कुछ अलग अलग ड्रामास के द्वारा, स्ट्रीट प्ले के द्वारा बच्चों को अलग अलग विषय दिए, व्यसन के बारे में हो, स्वच्छता के बारे में हो। और फिर हमने उनके घर गए, फिर हमने बोला कि आप बच्चों की एक्टिंग तो देखनी है, बच्चे किस तरह प्रोग्राम में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप वो तो देखने आइए। तो फिर उन्होंने बच्चों के कार्यक्रम देखने में आए और उसके माध्यम से जब बच्चों ने जो व्यसन किस तरह गांव में फैला है या हमारे पिताजी हमें किस तरह बोलते हैं, वो जो उन्होंने नाटक करके दिखाया, तब उन्हें उसमें शर्म आई कि आज हमारे बच्चे सबके सामने बता रहे हैं कि हमारे घर का वातावरण कैसा है। तो कहीं ना कहीं उनके मन पर थोड़ा असर हुआ। और फिर बाद में हमने जब पालक सभाएं ली, तब लोग आने लगे और फिर बात पहुंचती गई। दूर दराज के गांव में काम करते वक्त ध्यान में आया कि नागपुर से लगभग 40, 50, 60 किलोमीटर दूर के गांव में मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है। अगर है भी तो 10-5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जाना, लेकिन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं। तो गांव के लोग वहाँ इंतज़ार करते रहते थे, महीना भर अपने शरीर पे निकालना। तो फिर हम लोगों ने तय किया कि ऐसी कोई वैन हो जिसमें एक पूरी टीम मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ में, जैसे डॉक्टर है, सिस्टर है, ऐसे 4-5 लोग, और उसमें सारी दवाइयाँ गांव-गांव में जाए, लोगों का इलाज करें। लेकिन उसमें भी हमने नियम रखा कि ये इलाज किसी को फ्री में नहीं करना है। भले उस इलाज का 10,000 रुपये खर्च हो, 500 रुपये खर्च हो, लेकिन उनसे एक नॉमिनल चार्ज लिया जाए, 20 रुपये हो, 30 रुपये, जिससे उनको भी लगे कि हम कुछ पे कर रहे हैं, उसकी कुछ एक वैल्यू हो। अदरवाइज फ्री में कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं और उसकी वैल्यू भी नहीं होती है। रोज गाड़ियों को गांव में भेजा, तो एक दिन में जैसे 2 गांव में, 3 गांव में ऐसे ओपीडी हेल्थ चेकअप कैंप होते, तो लगभग महीने भर में ऐसे हजारों पेशेंट को आज देख रहे हैं। और इससे गांव के लोगों को काफ़ी अच्छा हो रहा है, सहूलियत मिल रही है कि उन ओपीडी के माध्यम से तो लोगों का इलाज हो ही रहा था। साथ में हमारी जो आरोग्य कार्यकर्तियाँ थी, जो पहले से ही प्रशिक्षित थी उस विषय में, उनको हमने एक किट दिया जिसमें सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स, दवाइयाँ, स्वास्थ्य को लेकर जो काम में आने वाली वस्तुएं, ऐसे एक उसमें उस बॉक्स में था। तो जिसके कारण रात को 2 बजे या 12 बजे किसी को कभी भी कोई तकलीफ हो तो उसमें उस बॉक्स से वो उसको मेडिकल की सर्विस, उसको फैसिलिटी देते थे। तो गांव को 24 घंटे मेडिकल फैसिलिटी मिल गई इस माध्यम से। सभी गाँवों में महिलाएं बहुत दुबली पतली थी,
सबका वजन 40 किलो के आसपास रहता था। तभी हम लोगों ने पहले उनके शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति काम शुरू किया। उनका हीमोग्लोबिन देखा तो 5-7 ग्राम रहता था और उनकी समस्याएं भी वही रहती थी कि काम करने की इच्छा नहीं होती, थकान है, चक्कर आ रही है, बदन दर्द है। जब कई महिलाओं से चर्चा की कि आप काम करते वक्त आपको थकान आता है क्या या उत्साह रहता है क्या, तो उन्होंने बताया कि हम जल्दी थक जाते हैं या उत्साह नहीं रहता है, चिड़चिड़ होता है, तो इसके मूल में खून की कमी। तो फिर हमने वो एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू सैकड़ों महिलाओं को उसका अवेयरनेस बताया, खाने की दिनचर्या किस तरह होना चाहिए या खाने में किस तरह संतुलित आहार होना चाहिए, उसका भी महत्व समझा के दिया। अगर उनको पता भी चला तो भी उनके व्यवहार में तुरंत बदल नहीं होता था। गांव में उसकी उपलब्धि भी नहीं थी, गरीबी भी थी। इसके लिए अगर उनके पास पैसे रहेंगे तो ही वो खरीद पाएंगे। वो पैसे उनके पास कैसे रहेंगे, इस विषय में काम करने का भी सोचा, तो स्वावलंबन का काम शुरू हुआ। जरूरत थी गांव को शहर से जोड़ने की। महिलाओं ने कहा कि हम तो शहर में नहीं आ सकते, प्रशिक्षण नहीं ले सकते उतने दूर, और पति तो उन्हें गांव के बाहर तो जाने ही नहीं देता था, इतने सारे रिस्ट्रिक्शन रहते थे। महिला गांव में कमाए वो भी वो छीन लेते थे। तो फिर हमने सोचा कि गांव में ही व्यवस्था की जाए। तो फिर हमने टेलरिंग का फिर गांव में शुरुआत की। पहले 2-3 टेलरिंग मशीन से एक गांव में शुरुआत की, तो उस गांव की 10-15 महिलाओं ने वो सीख लिया। ऐसे करते करते अभी तक हमने 100 से भी ज़्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। लेकिन सिर्फ प्रशिक्षण करके अगर उन्हें छोड़ दिया तो ये फेलियर हो जाता है। वो कहाँ गांव में कुछ बनाएंगे और गांव के गांव में बिकेगा। तो उसे नागपुर मार्केट में या शहर में आके बेचना, ये सबसे टफ जॉब था, मार्केटिंग खड़ा करना। तो फिर हम लोगों ने नागपुर मार्केट से में बात की, कई दुकानदारों से बात की, और उन्होंने जो बनाए हुए जो कपड़े थे उसमें फिनिशिंग के लिए काफ़ी समय देना पड़ा, काफ़ी प्रैक्टिस करने पड़े। कई महिलाओं तो बनाते बनाते रो देते थे, उनके वो बना के लाते थे, हम उसमें करेक्शन बताते थे, फिर से उसको निकालने के लिए करते थे, तो उनकी आंखों में पानी आते थे कि इतना सारा प्रैक्टिस। तो हमने बोला आपको एक ही बार सीखना पड़े, एक बार अगर आप अच्छे हो जाएंगे तो फिर आपको पीछे पलटने की ज़रूरत नहीं है। स्वावलंबन का काम जब भी प्रारंभ हुआ तो हमारी डोंगरगांव की जो कार्यकर्ती है वनीता सराटे, उसने हमें बिना सोचे ही हाँ कह दिया, मैं हूँ, मेरे मशीन है, मेरी जगह है, और पैसे का भी उसने कुछ पूछा नहीं। हमने उसको पूछा कि आपको कितने पैसे देना, उसने कहा मैडम अपनी संस्था नई है, पहले हमारे लिए जितना रखना है उतना आप सोचो, मुझे जितना मिलेगा मुझे मंजूर है। वो महिला तभी से, मैं गांव की कार्यकर्ती हूँ, मैं निरामय बहुउद्देशीय सेवा संस्था का गांव का काम चलाती हूँ, इस भावना से काम करती है। हम सब मिलके काम कर रहे हैं, ये विश्वास वो गांव में वो कार्यकर्ती देती है। अभी भी वो कहती है कि मैडम मैं ऐसे नदी पार कर रही हूँ, लोग मुझे रोक रहे हैं लेकिन मैं आगे जा रही हूँ, मेरे साथ काफ़ी महिलाएं आगे आ रही है। ये उसका सपना बहुत जल्दी साकार हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। महिलाओं को प्रशिक्षित करते समय ऐसे हमेशा लगता था कि उनकी जो बचपन से सोच बनी है उसमें बहुत जल्दी बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक किशोरी को ही अगर हम प्रशिक्षित करेंगे तो एक सक्षम किशोरी आगे जाके सक्षम माँ बन सकती है। इसलिए अभी किशोरी विकास, क्योंकि सभी किशोरियों का शारीरिक स्वास्थ्य, उसके बारे में तो हमारा काम चालू ही है, लेकिन साथ में अगर उनको हम अलग अलग कला कौशल्य, जीवन मूल्य और जीवन कौशल्य दे सकते हैं तो आगे कभी भी किसी कठिनाइयों का वो सामना कर सकती है। हर घर की महिला को प्रशिक्षित किया तो घर बदल जाएगा, ये सोच के हमने जब भी काम शुरू किया तो मन में आया कि अगर हर गांव की एक महिला हमने प्रशिक्षित की कि उसके माध्यम से बाकी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है। तभी हर गांव में सेवा भाव से काम करने के लिए कौन सी महिला तैयार है वो ढूंढना शुरू किया। पैदल आना पड़ता था, 50-60 किलोमीटर तक प्रवास करके उनको आना पड़ता, फिर भी उनके मन में पैसे की अपेक्षा नहीं रहती थी। ये सब हमारी अभी सहेलियाँ ही हो गई है। उनको हम स्वास्थ्य सेविका नाम से उनको प्रशिक्षित किया है, लेकिन अभी उनमें और हमें कुछ अंतर नहीं रहा है। वो अपने मन की बातें खुल के बता सकती है, गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और उनको उसका क्या सुझाव देना है कि क्या हम कर सकते हैं, ये सब अभी हमारी
खुल के चर्चा होती है और अभी हम सब मिलके ये काम करते हैं। पहले मुझे लगता था मैं अकेली क्या क्या कर पाऊँगी, लेकिन अभी हर गांव की एक सहेली है, तो अभी 50 गांव की ये 50 सहेलियाँ मेरे इतने मजबूत हाथ हैं। हम सब मिलके गांव में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, ये मेरा अनुभव है। शुरुआती दौर में तो कई तकलीफ़ें का सामना करना पड़ा, अकेले ही जाना पड़ता था रास्ते में, चाहे गाड़ी आप खराब हो जाए या और भी कोई समस्या आ जाए। समस्याओं से लड़ने के लिए आज हमारे साथ में एक अच्छी टीम है। आज हमारे स्वयंसेवी कार्यकर्तियां हैं, युवकों की टीम है और शहरी लोगों से भी लोगों का सहयोग है, जिसमें हमें ये सफ़र करने में आसानी हो रही है। हमने जो ग्राम विकास का संकल्प लिया है, ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसे बहुत बड़े जन सहयोग की ज़रूरत है और मुझे ये बहुत ही पक्का विश्वास है कि ये एक ईश्वरीय योजना है, उसी के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। हमेशा इस श्लोक की याद आती है, उसमें कृष्ण जी ने कहा है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्वः अहंकारी विमृणात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो ये प्रकृति के गुणों द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, ऐसा मेरा बहुत पक्का विश्वास है और ईश्वरीय काम होने के कारण हम निश्चिंत हैं, लेकिन हम अपने काम पे लगे हैं। निरामय बहुउद्देशीय सेवा संस्था, बस एक कदम और।